तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे महासागरीय नितल के उपजाऊ रिलीफ ऑफ ओशियंस बेसिन्स। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा बहुत परिचय देख लेते हैं। सामान्य जो है, देखिए, समस्त ग्लोब का जो क्षेत्रफल है वो 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यानी जो ग्लोब है उसका जो क्षेत्रफल कितना है, 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जिसके 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या है, जलमंडल है। और 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या है, स्थलमंडल का विस्तार है। और इसमें महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800 मीटर है। ठीक है, महासागरों की जो औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर। और जो स्थल की औसत गहराई है वो स्थल की जो ऊंचाई है जो कितनी है, 840 मीटर बताई गई है। ठीक है, और जो इस स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को जो उच्चतामीतीय वक्र या हाइड्रोग्राफिक मेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब जो देखिए, महाद्वीपीय किनारे से सागर देखिए, जो महाद्वीपीय किनारे से सागर की अतल गहराई तक ये मंडल क्रमश महाद्वीपीय मगनढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय करते हैं। यानी जो हम महाद्वीपीय किनारे से चलेंगे तो पहले क्या आएगा, महाद्वीपीय मगन तट, फिर महाद्वीपीय मगनढाल, फिर गहरा महासागरीय मैदान, फिर महासागरीय गर्त। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल शेल्व्स। ठीक है, महाद्वीपों का किनारा। देखिए, महाद्वीपीय मगन तट क्या होते हैं, महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फेदम, 1 फेदम 6 फुट होता है। ठीक है, तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है, महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। मगन तटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है। जो पास के जो स्थलीय उच्चावच होते हैं उनका नियंत्रण रहता है। जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं, जहाँ पर पर्वत लगे होते हैं मतलब तट के पास में, वहाँ मगन तट संकरे होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मगन तट एंडीज के कारण संकरा हो गया है। इसके विपरीत जहाँ पर स्थलीय तटवर्ती भाग मैदानी भाग है, वहाँ पर मगन तट अधिक विस्तृत देखे गए हैं, परंतु मिसिसिपी के मुहाने पर मगन तट संकरा है। सामान्य रूप से मगन तटों की औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर या 30 मील होती है। शेपर्ड महोदय ने मगन तटों की औसत चौड़ाई 42 मील यानी 67.2 किलोमीटर तथा गहराई 72 फेदम बताई है। 1 फेदम की 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना। दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मगन तट 100 मील या 16 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 60 से 75 मील यानी 96 से 120 किलोमीटर। पूर्वी द्वीप समूह में कई 100 मील, आर्कटिक सागर में 100 से 300 मील, ठीक है, चौड़े मगन तट मिलते हैं। इसी तरह चीन सागर, एड्रियाटिक सागर, अराफुरा सागर आदि में चौड़े मगन तट मिलते हैं। समस्त महासागरीय नितल के क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के पूर्ण क्षेत्र के 13.3% भाग पर, प्रशांत महासागर के 5.7% भाग पर तथा हिंद महासागर के 4.2% भाग पर मगन तट मिलते हैं। समस्त महासागरीय नितल के कितने प्रतिशत भाग पर, 8.6% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के
पूर्ण क्षेत्र के जो 13.3% भाग पर, ठीक है। अटलांटिक महासागर में मगध तट कितने परसेंट है? 13.3। प्रशांत महासागर में 5.7, हिंद महासागर में 4.2, ठीक है। मगध तट की उत्पत्ति। मगध तटों की उत्पत्ति या रचना या विस्तार आदि में इतनी विविधता मिलती है कि इनकी उत्पत्ति के विषय में कई मतों का प्रतिपादन किया गया है। इन मतों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जा रहा है। महाद्वीपीय मगध तट महाद्वीपीय चबूतरे का सागर की ओर निकला हुआ भाग होता है। सागरीय तरंगे अपर्दन द्वारा विस्तृत प्लेटफॉर्म का निर्माण करती है, जिस पर नदियों तथा तरंगों द्वारा निक्षेप होने लगता है। ये निक्षेप निरंतर सघन तथा ठोस होते जाते हैं और अंततः मगध तट का निर्माण हो जाता है। इस तरह से बने मगध तट अधिक विस्तृत नहीं हो सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मगध तटों का निर्माण मात्र नदियों द्वारा लंबे समय तक निक्षेप होते रहने से होता है। जिस भाग में सागरीय दशाएं शांत होती है, निक्षेप अबाध गति से चलता रहता है। मलबा के भार के कारण मगध तट की तली धंसती जाती है और उस पर और अधिक मलबा जमा होता रहता है। इस तरह के निर्मित मगध तट रचनात्मक कहे जाते हैं तथा विस्तृत होते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय तथा महासागरीय तली से उठने वाली संवहन तरंगों द्वारा संवहन तरंगें महाद्वीपीय तथा महासागरों के मिलन स्थान पर मिलकर नीचे की ओर चलती है। इस कारण संपीड़न होने से महाद्वीपीय किनारा अवतलित हो जाता है और मगध तट का निर्माण होता है। कभी कभी महाद्वीपों के किनारे पर समांतर अब्रेशन की क्रिया होती है, इस कारण लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय किनारे का भाग धंसक जाता है तथा जलमग्न होकर मगध तट का रूप धारण करता है। सुपानी अब्रेशन द्वारा भी बने मगध तट के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पांचवा, सागर तल में गिरावट के कारण अपरदन से बने मगध तट के उदाहरण अधिक मिलते हैं। डेली महोदय ने के अनुसार प्लीस्टोसीन युग में हिमकाल के समय सागर तल में 38 फेदम की गिरावट हो गई। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों के किनारों के सारे स्थल जलमुक्त हो गए, जिन पर हिमानीय अपरदन के कारण विस्तृत चबूतरों का निर्माण हो गया। जब हिम चादरें पिघलने लगी तथा हिमकाल का अवसान होने लगा तो सागर तल पुनः ऊपर उठ गया, जिस कारण स्थलीय चबूतरे जलमग्न हो गए और विस्तृत जलमग्न तटों का विकास हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार जहाँ पर सागरीय तरंगें अधिक वेगवती तथा सक्रिय होती है, वहाँ पर तटीय भाग पर अपघर्षण द्वारा विधिवत अपरदन होता है, जिस कारण तट पर क्लिफ का निर्माण होता है। धीरे धीरे क्लिफ के आधार पर अपरदन बढ़ता जाता है, जिस कारण क्लिफ के आधार पर अधः कर्तन के कारण क्लिफ पीछे हटता जाता है। परिणाम स्वरूप विस्तृत प्लेटफॉर्म का निर्माण होता जाता है, जिस पर सागरीय जल का प्रसार होता रहता है। इस तरह मगध तट बन जाते हैं। कभी कभी महाद्वीपीय भागों में सागर की ओर सामान्य झुकाव के कारण धरातलीय भाग पर सागरीय जल के फैल जाने से भी मगध तट बन जाते हैं। भारत के मगध तटों की उत्पत्ति विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में हुई है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के मुहाने के सामने मगध तट का निर्माण डेल्टा जमाव के कारण हुआ है। मिदिनापुर से मदुरा तक मगध तट का निर्माण तलछटीय जमाव तथा दशाओं के कारण अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, श्रीलंका तथा भारत के मध्य पाक डमरू तथा मन्नार की खाड़ी के मगध तट प्रवाल के जमाव के कारण तथा पश्चिमी मगध तट वर्षण के कारण बने हैं, ठीक है। भारत के मगध तट 100 फेदम की समोच्च रेखा मगध तट का की सागर की ओर अंतिम सीमा निर्धारित करती है। पूर्वी तट पर मगध तट की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जो कि पश्चिमी तट के मगध तट की 1/3 ही है। स्पष्ट है कि पश्चिमी मगध तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है,
गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने के सामने मगध तट सबसे कम चौड़ा है, जबकि नर्मदा, तापी, माही आदि नदियों की ईश्वरी के सामने मगध तट सर्वाधिक चौड़ा है। पूर्वी मगध तट का सामान्य ढाल 29 डिग्री तथा पश्चिमी तट का ढाल कन्याकुमारी के पास 10 डिग्री तथा खंबात की खाड़ी के पास 1 डिग्री है। महाद्वीपीय मगध ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप जल मगध तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मगध ढाल कहते हैं। ठीक है, जो जल मगध तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मगध ढाल कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। औसत ढाल कोण 5 डिग्री होता है, जबकि सेंट हेलेना के सहारे 40 डिग्री, स्पेन के सामने या पास 30 डिग्री, सेंट पॉल के निकट 62 डिग्री, भारत के कालीकट तट के पास 5 डिग्री से 15 डिग्री कोण वाले ढाल पाए जाते हैं। मगध ढाल पर जल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर ही मगध ढाल पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में 12.4 और प्रशांत में 7%, हिंद महासागर में 6.5% भाग पर मगध ढाल का विस्तार पाया जाता है। मगध ढाल पर सागरीय निक्षेपों का अभाव रहता है, क्योंकि खड़े ढाल के कारण उन पर मलबा टिक नहीं पाता, परंतु उनके ऊपर हल्के पदार्थों का आवरण अवश्य देखने को मिलता है। मगध ढाल के निर्माण के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि इनकी उत्पत्ति सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन के कारण होती है, जबकि अन्य लोगों के अनुसार इनका निर्माण विवर्तनिक बनशन कारणों से होता है। बनशन के निर्माण के समय मगध ढालों के ऊपर कुछ गहरी खाइयां तथा कंदराएं निर्मित हो जाती है। कुछ लोगों के अनुसार मगध ढालों का निर्माण मगध तट के मुड़ने तथा इन पर आगे चलकर मलबे के निक्षेप के कारण होता है, परंतु प्रथम दो मतों की तुलना में यह अंतिम मत तथ्यहीन रहता है। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा मगध ढाल। ठीक है, सॉरी सबसे पहले मगध तट, ठीक है, उसके बाद में कहेगा मगध ढाल। ठीक है, इसके बाद में मैदान, ये यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले आएगा मगध तट, फिर है मगध ढाल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर है महाद्वीपीय उभार, फिर मैदान आएगी। ठीक है, इस तरह सबसे पहले आएगा मगध तट, फिर मगध ढाल, फिर महाद्वीपीय उभार कह सकते हैं, या मैदान आएगा फिर। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये रिफ्ट घाटियाँ, सागरीय चबूतरा, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें अंदर मिल सकती है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं गहरे सागरीय मैदान की। ठीक है, सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, परंतु एक महासागर से दूसरे महासागर में यह प्रतिशत बदलता रहता है। प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1%, अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार है। अटलांटिक महासागर में सागरीय मैदान के अपेक्षाकृत कम विस्तार का प्रमुख कारण महाद्वीपीय मगध तट का अधिक विस्तार है। ठीक है, महासागरीय जल के अंतर्गत ये मैदान अत्यंत विस्तृत होते हैं, जिनका ढाल अत्यंत मंद होता है, परंतु कहीं कहीं पर लंबे लंबे तथा पतले कटक पाए जाते हैं। ये कटक तीव्र किनारे वाले होते हैं।
तथा कभी कभी सागरीय जल एक तल या उसके ऊपर भी दृष्टिगत हो जाते हैं। इन विस्तृत सागरीय मैदानों पर सागरीय जीवों, पौधों तथा क्षारीय पदार्थों के निक्षेप मिलते हैं, परंतु उन पर अपरदन से प्राप्त मलबा का पूर्णतः अभाव रहता है। कहीं कहीं पर ज्वालामुखी पदार्थ के भी जमाव मिलते हैं। 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इनका अभाव देखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महासागरीय गर्त की। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होती है, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैली होती है। देखिए ये क्या है, महासागरीय गर्त और होते हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेघनाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी महासागरीय गर्त देखने को मिलते हैं। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे खंड को गर्त कहते हैं। लंबे खंड को खाई कहते हैं। कम क्षेत्र वाले किंतु अधिक गहरे खंड को गर्त कहते हैं और लंबे खंड को खाई कहते हैं। महासागरों में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, 6 हिंद महासागर में और विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण गर्त देखिए, जैसे चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर, ठीक है, इसकी गहराई है। फिर है टोंगा, फिर स्वायर, फिर पोर्टोरिको, फिर क्यूरेल, रोमशे और सुंडा। ठीक है, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर में, टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर, स्वायर उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, पोर्टोरिको पश्चिमी द्वीप समूह है, क्यूरेल सखालीन में, रोमशे दक्षिणी आंध्र महासागर, सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अतः सागरीय कंदराएं यानी सबमरीन कैनियंस। महाद्वीपीय मगन तट तथा मगन ढाल पर संकरी, गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को महासागर के अंदर होने के कारण अतः सागरीय कंदरा या कैनियन कहा जाता है। ये कंदराएं स्थल पर निर्मित नदियों के कैनियन के समान होती है। निर्माणक प्रक्रम के आधार पर इनके दो प्रकार होते हैं, हिमानी द्वारा निर्मित कैनियन, हिमानी के अलावा अन्य प्रक्रमों से निर्मित कैनियन। द्वितीय प्रकार के कैनियन संख्या में अधिक मिलते हैं तथा इनका जो आकार गहरा किंतु लंबी खाई के समान होता है। अतः सागरीय कैनियन कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय तट के लंबवत होते हैं तथा बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाए जाते हैं। स्थलीय तथा अतः सागरीय कैनियन की अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य परिच्छेदिकाओं में कम ही अंतर होता है। कैनियन के पार्श्व खड़े हुए ढाल वाले होते हैं तथा शेपर्ड के अनुसार ये कंदराएं स्थल पर नदी द्वारा निर्मित युवावस्था की घाटियों के समान होती है, परंतु इनकी अधिक गहराई होती है। इन अतः सागरीय तथा स्थलीय कंदराओं में से कुछ के पास वृक्षाकार सहायक घाटियाँ होती है। क्वेनेन तथा क्रावेल के अनुसार अतः सागरीय तथा स्थलीय कंदराओं की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिकाओं में पर्याप्त अंतर होता है। प्रथम का मार्ग सीधा होता है, जबकि द्वितीय का मार्ग विसर्प युक्त टेढ़ा मेढ़ा होता है। शीर्ष भाग पर अतः सागरीय कंदराओं की चौड़ाई कई किलोमीटर तक हो सकती है। इनकी सागरोन्मुख लंबाई 16 किलोमीटर तक देखी गई है। यद्यपि विभिन्न कंदराओं में ढाल भिन्न भिन्न हुआ करता है, परंतु उनका औसत ढाल 1.7% होता है। जो कंदराएं नदियों के मुहाने के सामने स्थित होती है वे लंबी होती है, परंतु ढाल कम होता है। द्वीपों के सामने स्थित कंदराएं गहरी होती है तथा ढाल अधिकतम होता है।
शेपर्ड और बियर्ड ने 102 कैनियन का अध्ययन करने के पश्चात बताया कि कैनियन के ऊपर भाग में ढाल 11.62 मध्यवर्ती भाग में 9.63% तथा निचले भाग में 4.76% होता है। अतः सागरीय कैनियन की गहराई 610 से 915 मीटर तक होती है। कहीं कहीं पर यह गहराई 3448 मीटर तक भी हो जाती है। इन कंदराओं में अनेक प्रकार के महासागरीय निक्षेप भी पाए जाते हैं। पार्श्व भागों पर असंगठित पदार्थों के जमाव का अभाव होता है, जबकि तली में रेत, चिक्का, सिल्ट, बजरी तथा कंकड़ों के जमाव मिलते हैं। अतः सागरीय कंदरा का वितरण। विश्व में अतः सागरीय कंदराओं के वितरण में अक्षांश का नियंत्रण नहीं देखा जाता। शेपर्ड ने विश्व में 102 कंदराओं का अन्वेषण किया है। ये खासकर नदियों के मुहाने के सामने पाई जाती है। ठीक है, अधिक संख्या में हडसन कैनियन, चेसापीक कैनियन, फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी तट के सामने फोसिली कैप ब्रिटेन कैनियन, पुर्तगाल के सामने कैनियन यानी नज़ारे कैनियन है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट के सहारे निम्न कैनियन अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रैकेट में गहराई मीटर में दी गई है। फिर पहली है कुडालोर कैनियन, पांडिचेरी कैनियन, पल्लार कैनियन, पुलिकट कैनियन, अरमागांव कैनियन, स्वर्णमुखी कैनियन, पेन्नर कैनियन, कृष्णा कैनियन, गोदावरी कैनियन, काकीनाडा कैनियन, गंगा कैनियन, ठीक है, आदि। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी तट तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के पास भी कंदराएं मिलती हैं। अतः सागरीय कंदराओं की उत्पत्ति। अतः सागरीय कंदराओं की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, परंतु प्राय सभी विद्वान इस बात पर अवश्य सहमत हैं कि ये अभिनव भूवैज्ञानिक स्थल रूप हैं, जिनका निर्माण कैनोजोइक कल्प में हुआ है। इनमें से कुछ का निर्माण तो क्वार्टरनरी युग में हुआ है। कुछ कैनियन अब भी अपने निर्माण की अवस्था में है। कैनियन के निर्माण से संबंधित निम्न सिद्धांतों का उल्लेख आवश्यक है। पटल विरूपणी सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने कैनियन का निर्माण भूसंचलन के कारण बताया है। भूसंचलन के कारण महाद्वीपीय मगध तट तथा मगध ढाल पर भ्रंशन के कारण ग्रोबेन का निर्माण हो जाता है। इस तरह संवलन के कारण अभिनतीय बेसिन तथा त्रिवलन के कारण अभिनतीय खाइयां बन जाती हैं। डी एंड्राडे के अनुसार कैनियन का निर्माण कई क्रमिक ग्रोबेन के कारण हो जाता है। धरातल पर भी या धरातल पर का भाग भूपृष्ठीय परतन के कारण लुप्त हो जाता है, जबकि अतः सागरीय भाग सुरक्षित रहता है। लावन ने इस तरह के विवर्तनिक कैनियन की कैलिफोर्निया के तट के पास, डीलाराश पोनिक ने साइप्रस तथा मोरक्को के तट के पास, ग्रेगरी ने हडसन सेंट लॉरेंस कैनियन में तथा यानासाकी ने जापान के पास अवलोकन किया है। जैनसन तथा बोरकॉर्ट के अनुसार कैनियन का निर्माण भूसंचलन के कारण क्वार्टरनरी युग की नदियों की घाटियों के अवतरण तथा जलमग्न होने के कारण होता है। इस सिद्धांत के विरोध में विद्वानों का कहना है कि भ्रंशन की क्रिया कुछ मगध तट तथा मगध ढालों तक ही सीमित हो सकती है। इनके द्वारा सभी कैनियन के निर्माण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। भ्रंशन की क्रिया प्राय तट के समांतर होती है, जबकि कैनियन तट से लंबवत रूप में पाए जाते हैं। कैनियन का वृक्षाकार रूप भ्रंशन के कारण संभव नहीं हो सकता है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भ्रंशन के कारण इनकी गहराई तथा लंबाई में विस्तार अवश्य होता है। भूपृष्ठीय परतन सिद्धांत। डाना ने 1863 में कैनियन के निर्माण में भूपृष्ठीय परतन का महत्व प्रदान किया। ठीक है, फिर है अतः सागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत, सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी। ठीक है, सेलिस तथा फ्लोरेल के अनुसार
सागरीय भागों में तापक्रम तथा घनताओं में भिन्नता के कारण तरंगें उठती हैं। इन तरंगों के द्वारा जलमग्न तट तथा ढाल के ढीले पदार्थ सागर की ओर सरका दिए जाते हैं, जिस कारण अतः सागरीय कंदराओं का निर्माण होता है। फ्लोरेन ने कांगो नदी के मुहाने पर स्थित कांगो कैनियन का निर्माण घनत्व तरंग के कारण ही बताया। इस सिद्धांत के विपरीत बताया जाता है कि सामान्यतः कैनियन का निर्माण जलमग्न तट के छिछले भाग पर होता है, जहाँ पर घनत्व का आविर्भाव नहीं हो पाता। पंख तरंग सिद्धांत, टर्बिडिटी करंट थ्योरी। अनेक विद्वानों डेविस श्रीधर डेलिन के अनुसार तट की ओर चलने वाली तीव्र हवा के कारण तट के पास अपार जलराशि एकत्रित हो जाती है, जिसमें पंख मिली होती है। तट के पास अत्यधिक जलराशि के कारण सागर की ओर अंतः सागरीय तरंगें चलने लगती है। इनके साथ पंख आदि मिली रहती है। इस तरंग को पंख तरंग कहते हैं। इन तरंगों द्वारा ही अतः सागरीय कंदराओं का निर्माण होता है। डेली के अनुसार हिमानीकरण के समय सागर तल में गिरावट के कारण मगध तट के पदार्थों का सागरीय तरंगों द्वारा पर्दन होता है। परिणाम स्वरूप सागरीय जल का गंधलापन बढ़ता जाता है तथा उसका घनत्व अधिक हो जाता है, जिस कारण सागरोन्मुख पंख तरंग का आविर्भाव होता है। ये तरंगें मगध तट तथा मगध ढाल पर अपवर्तन द्वारा कैनियन का निर्माण करती है। बचूर ने इस सिद्धांत के विरोध में बताया है कि अधिकांश पंख तरंगें की गति इतनी नहीं होती कि उनसे इतना अपवर्तन हो जाए कि कैनियन का निर्माण हो सके। उन्होंने बताया कि भूकंप तथा ज्वालामुखी के अपवर्तन से उत्पन्न तरंगें अधिक वेगवती होती है तथा उनकी अपवर्तनात्मक सामर्थ्य भी अधिक होती है। क्वेनेन ने 1952 में बताया कि कैनियन का निर्माण स्थिर भागों में नदी घाटियों के निमज्जन के कारण होता है तथा कुछ का निर्माण भूमि संतुलन तथा पंख तरंग द्वारा संभव हो पाता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आगे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी नॉलेजफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।